हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास में आज देखेंगे नंद वंश। इससे पहले हम लोग देखे थे हरेंग वंश को देखे थे, और आज देखते हैं नंद वंश के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो देखते हैं नंद वंश का शासन कब से कब था। तो नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व तक का काल था। नंद वंश का काल 344 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व तक का था। शिशुनाग वंश की सत्ता पर अधिकार करके महापद्मनंद ने 344 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। इससे पहले हम लोग देखे थे कि शिशुनाग वंश के तहत जो कालाशोक था, कालाशोक को हत्या के बाद कालाशोक के महापद्मनंद नामक एक व्यक्ति हत्या कर देता है, चाकू से मार देता है। जब अपने राजधानी के नज़दीक जो टहलता है, घूमते रहता है, तो उसको चाकू से मार देता है। उसके बाद 22 वर्षों तक उसका 10 पुत्रों ने शासन करता है। और उसके बाद वही महापद्मनंद जो चाकू मारने रहता है, वही नंद वंश की स्थापना करता है। वही है, शिशुनाग वंश की सत्ता पर अधिकार करके महापद्मनंद ने 344 ईस्वी में नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश किसके सत्ता पर? तो शिशुनाग वंश पर नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्मनंद का सबसे प्रमुख अभियान कलिंग विजय था। महापद्मनंद का सबसे प्रमुख विजय कौन था? तो कलिंग विजय था, जिसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से क्या लाया? जीन की मूर्ति उठा लाया था। विजय स्मारक के रूप में कि हम उसको जीत लिए हैं, हम उस पर कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, उसको स्मारक के रूप में, विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से क्या लाया था? जीन की मूर्ति उठा लाया था। जीन की मूर्ति को कलिंग से उठा लाया था। हाथी गुफा एक अभिलेख है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख है। कलिंग में महापद्मनंद द्वारा एक नहर निर्मित कराया गया था। इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? तो हाथी गुफा अभिलेख में यह चर्चा है कि महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराया गया था। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद को ब्राह्मणों का विरोधी एवं क्षत्रियों का विनाशक होने का कारण बताया है। महापद्मनंद जो है, वह पुराण में बताया गया है कि महापद्मनंद जो था वह ब्राह्मणों का विरोधी था और क्षत्रियों का विनाशक था। क्षत्रियों का विनाश करने वाला था और ब्राह्मणों का विरोधी था। तो ये पुराणों के अनुसार महापद्मनंद को ब्राह्मणों का विरोधी किसे बताया गया है? तो महापद्मनंद को। और क्षत्रियों का विनाशक किसे बताया गया है? तो महापद्मनंद को। अखिल छत्रांतकारी क्या कहा गया? अखिल छत्रांतकारी या सर्व छत्रांतक कहा गया है। अखिल छत्रांतकारी अथवा सर्व छत्रांतक कहा गया। किसको कहा गया है? तो महापद्मनंद को अखिल छत्रांतकारी अथवा सर्व छत्रांतक कहा गया। क्यों? क्योंकि वह ब्राह्मणों का विरोधी था और क्षत्रियों का विनाशक था। इसी कारण से महापद्मनंद को अखिल छत्रांतकारी अथवा सर्व छत्रांतक कहा गया है। महापद्मनंद ने स्वयं को क्या कहा है? एकराट कहा है। एकराट के नाम से किसे जाना जाता है? तो महापद्मनंद को एकराट भी कहा जाता है। महापद्मनंद ने स्वयं को एकराट की उपाधि भी धारण किया था। अपने आप को महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण किया था। वह शूद्र शासक था। महापद्मनंद कैसा शासक? शूद्र शासक था। वह शूद्र कुल का शासक था महापद्मनंद। महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश के 9 शासक हुए। महाबोधि वंश में लिखा हुआ है कि नंद वंश था, जिसका संस्थापक महापद्मनंद था, उसमें कुल 9 शासक हुए। 9 शासक कौन कौन हुए? तो
नंद वंश के 9 शासक कौन है? पहला उग्रसेन। उग्रसेन किसको कहा जाता है? वही महापद्म नंद को ही उग्रसेन कहा जाता है। महापद्म नंद को ही उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन इसलिए कहा जाता है कि विशाल सेना उसके पास था, विशाल सेना नायक था, विशाल सेना का वो नेतृत्व करता था। उसके पास महापद्म नंद के पास बहुत विशाल सेना था, इसलिए उसे उग्रसेन कहा गया है, माने विशाल सेना का नायक। तो महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा गया है। महापद्म नंद को क्या क्या कहा गया है? तो महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा गया है, महापद्म नंद को एकराट भी कहा गया है, महापद्म नंद को अखिल छत्रांतकारी भी कहा गया है, और महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक भी कहा गया है। तो सब महापद्म नंद को ही कहा गया है। तो नंद वंश के 9 शासक कौन कौन हुए? एक उग्रसेन जिसको महापद्म नंद कहा गया, दूसरा पंडुक हुआ, दूसरा कौन? पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतकाल, चौथा का नाम था भूतकाल, पांचवा के नाम था राष्ट्रपाल, और छठा के नाम था गोविशानक, छठा के नाम था गोविशानक, सातवां के नाम था दशीधक या दर्शा सिधक, दशीधक या दर्शा सिधक, दशीधक या दर्शा सिधक भी कहा गया है सातवां को। आठवां था कैवर्त, आठवां का नाम था क्या? कैवर्त। और नौवां और अंतिम सबसे था कौन? घनानंद, घनानंद सबसे अंतिम था। तो नंद वंश के 9 शासक कौन कौन था? पहला उग्रसेन जिसको महापद्म नंद को ही उग्रसेन कहा गया है, दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतकाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविशानक, सातवां दशीधक या दर्शासिधक, आठवां कैवर्त और नौवां घनानंद। तो यह नंद वंश का 9 शासक था। इसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। यानी जिस समय सिकंदर आक्रमण किया था भारत में, उस समय घनानंद का ही शासन था भारत में। वही नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज या उग्रसेन यहाँ या महापद्म नंद का पुत्र भी कहा है। यूनानी लेखकों ने घनानंद को, घनानंद क्या अग्रमीज या उग्रसेन या महापद्म नंद का पुत्र कहा है। यहाँ उग्रसेन इसे भी कहा गया, महापद्म नंद को भी उग्रसेन कहा गया है, लेकिन यूनानी लेखक ने घनानंद को भी उग्रसेन कहा है, घनानंद को भी उग्रसेन कहा है और अग्रमीज भी कहा है, या महापद्म नंद का पुत्र भी कहा है। किसको? घनानंद को। भदसाल उसका सेनापति था। घनानंद का सेनापति कौन था? भदसाल। घनानंद का सेनापति कौन था? भदसाल। तो भदसाल उसका सेनापति था, यानी भदसाल जो था, भदसाल घनानंद का सेनापति था। घनानंद का साम्राज्य काफी विशाल था, घनानंद का साम्राज्य बहुत विशाल था, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गोदावरी तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गोदावरी तक तथा पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में मगध तक विस्तृत था। घनानंद का जो साम्राज्य था, कहाँ से कहाँ तक? तो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गोदावरी तथा पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। कौन? घनानंद का साम्राज्य। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। नंद साम्राज्य जो था घनानंद के समय में बहुत शक्तिशाली था। घनानंद के समय में नंद साम्राज्य बहुत शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना ने हाथी सेना जो था के कारण सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया। यानी नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर नंद वंश के विशाल सैन्य बल था, उसमें विशेषकर जो हाथी वाला सेना था, हस्ती सेना था, उसी के कारण, हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा रह गया। सिकंदर ने सपना देखा था कि हम पूरे भारत पर हम कब्जा करेंगे, वह अभियान अधूरा रह गया और भारत में चढ़ाई नहीं कर पाया।
क्यों तो घानानंद नंद वंश का घानानंद का जो विशाल सेना था, खासकर हस्ती सेना था, उसके डर से उसके सैनिकों ने, सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार ही नहीं किया। घानानंद एक अत्याचारी शासक था और प्रजा में अलोकप्रिय था। वह हमेशा नशे में धुत रहता था, बहुत अत्याचारी था और जनता से उसको कोई मतलब नहीं था, बहुत अत्याचार करता था और प्रजा उससे नाखुश था, मतलब प्रजा के बीच वह अलोकप्रिय था। तो घानानंद एक अत्याचारी शासक था और वह प्रजा में अलोकप्रिय था। 7वीं सदी के चीनी यात्री, 7वीं सदी में जो चीनी यात्री कौन आया था, ह्वेंसंग ने आया था। ह्वेंसंग ने भी नंदों की अतुल संपत्ति का रोचक कहानी सुनी थी। ह्वेंसंग ने भी सुना था कि नंद वंश के पास बहुत अतुल संपत्ति है। ये किसने सुना था? ह्वेंसंग ने सुना था। और वही ह्वेंसंग के अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे। पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे जो नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या था? पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे, वो स्तूप जो थे नंद राजा के 7 बहुमूल्य पदार्थों द्वारा संचित कोषागारों के प्रतिनिधित्व करते थे। मगध के आर्थिक संपन्नता के कारण राजधानी पाटलिपुत्र शिक्षा साहित्य का केंद्र बन गया। मगध का आर्थिक स्थिति बहुत ठीक था। तो मगध के जो राजधानी पाटलिपुत्र था वह क्या बन गया? शिक्षा साहित्य का केंद्र बन गया। पाटलिपुत्र शिक्षा साहित्य का केंद्र बन गया। क्या है? क्योंकि वहां की आर्थिक संपन्नता बहुत अच्छी थी। व्याकरण के महान विद्वान व आचार्य पाणिनि पद्मानंद के मित्र थे। पद्मानंद के मित्र कौन थे? तो व्याकरण के महान आचार्य, व्याकरण के महान विद्वान या आचार्य पाणिनि थे। पाणिनि जो महापद्मनंद के मित्र थे। पाणिनि ने पाटलिपुत्र में भी शिक्षा ग्रहण की थी। पाणिनि ने जो व्याकरणाचार्य थे पाटलिपुत्र में भी शिक्षा ग्रहण किया था। सिकंदर की वापसी के बाद, जब सिकंदर यहाँ से भारत से वापस चला गया तो व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता था। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता था, भारत में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ था। उसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को मार दिया, वध कर दिया और पाटलिपुत्र पर अधिकार किया, मतलब मगध का राजा बन गया, अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य और मौर्य वंश की स्थापित कर लिया और नंद वंश के समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना किया। तो घानानंद को किसने मारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा और नंद वंश को समाप्त किया और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। इसके बाद है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण। मगध साम्राज्य इतना उत्कर्ष, इतना संपन्न, इतना शक्तिशाली क्या कारण था कि इतना शक्तिशाली हो गया, इतना संपन्न हो गया? तो कई कारण है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कई कारण है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी। मगध इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। जो लोहा है तो अच्छा हथियार बनेगा। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था, नए अस्त्र शस्त्र, नए हथियार का विकास हो रहा था, जिनमें महाशिलाकंटक और रथ मूसल अत्यंत उपयोगी था। उसमें महाशिलाकंटक और रथ मूसल बहुत ही उपयोगी था, जिसका उपयोग सर्वप्रथम अजातशत्रु ने बजितसंघ के युद्ध में, बजितसंघ से जब युद्ध हुआ था उसमें अजातशत्रु ने यही महाशिलाकंटक और रथ मूसल का उपयोग किया था। उसी के बल पर उससे युद्ध जीत पाया था। तो इस क्षेत्र में, मतलब मगध के क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी, अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था, जिसमें महाशिलाकंटक और रथ मूसल अत्यंत उपयोगी हथियार थे। मगध का क्षेत्र राज्य था मध्य गंगे घाटी के केंद्र में स्थित था। मध्य गंगा घाटी के केंद्र में स्थित था। यह क्षेत्र अत्यंत उर्वर था। गंगा घाटी वाला क्षेत्र बहुत उर्वर था, मतलब यहाँ बहुत उपजाऊ था, बहुत अनुभवता था यहाँ।
और समृद्ध था, बहुत ही समृद्ध था। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण, यहाँ कृषि बहुत अच्छे तरह से होता था, तो कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्गों के लिए आर्थिक संसाधनों की विपुल स्रोत सहजता से उपलब्ध थे। जितना उसको संसाधन चाहिए सब उपलब्ध थे यहाँ के शासक के लिए, जो साम्राज्य विस्तार में सहायक थे और साम्राज्य विस्तार में सहायक था। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था, इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था। इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध थे। इसी कारण से व्यापार के कारण यहाँ अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध था। मगध के क्षेत्र में हाथियों की संख्या भी काफी थी, मगध के क्षेत्र में हाथियों की संख्या भी बहुत थी, जिसकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार करना आसान था। हाथी के सैनिक ही जाकर के विरोधी शासक जितना था उस पर आक्रमण हाथी के द्वारा करता था। कैसा भी दुर्ग हो, कैसा भी घेरावा हो, सबको तो हाथी के द्वारा ढा दिया जाता था, उस पर अधिकार कर लिया जाता था। तो मगध के क्षेत्र में हाथियों की संख्या काफी थी, जिसकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार करना आसान था। मगध की दो राजधानियां कौन कौन थी? राजगिरी और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। दोनों राजधानी बहुत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। राजगीर जो था, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, जिसमें प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित था। उसमें जो प्रवेश मार्ग था बहुत मजबूत किलेबंदी था। दूसरा राजधानी पाटलिपुत्र जो था वह 4 नदियों गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन से घिरा हुआ सुरक्षित जल दुर्ग था। दोनों सुरक्षित था। मगध की जो 2 राजधानियां था, राजगिरी जो था वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और पाटलिपुत्र जो था वह 4 नदियों से घिरा हुआ था। गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन से घिरा सुरक्षित जल दुर्ग था, जिस पर विजय आसान नहीं था, जिस पर किसी को आक्रमण करना, दूसरे विरोधी जो शासक थे उस पर आक्रमण करना आसान नहीं था। इन सबके अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक हुए, इसके अलावे मगध में जो भी शासक हुए बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी शासक हुए और रहे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य से साम्राज्य विस्तार में को संभव बनाया। और जितने भी शासक हुए मगध में, सब में अदम्य साहस था, उत्साह था, शौर्य था, वीरता था, जिसके कारण वह मगध साम्राज्य के विस्तार को संभव बनाया। तो नंद वंश से संबंधित जितने भी मुख्य बातें थे इसको हम यहाँ इस वीडियो में देख चुके हैं। और नंद वंश इसके बाद इससे अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो अगले वीडियो में लेकर हम आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।